खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। घर में ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा। हमारे पति जितना कमाते हैं उतने में गुजारा नहीं हो पा रहा। पहली बात तो मेरे और अंशिका के पति की नौकरी छूटी हुई है। तुम्हारे पति विनोद जी जितना कमाते हैं उतने में इतने सारे लोगों का क्या ही होगा। सही बोल रही हो दीदी, एक अकेले इंसान से घर कैसे चलाया जाएगा। और आज माँ जी को भी बहुत याद आ रही है, कब तक उनसे ये सच छिपाया जाए। हाँ, वो रहती थी तो थोड़ा बहुत उनसे भी मदद मिल जाती थी। बस अपने पतियों के कारण हम भी मजबूर हैं। पर चलो छोड़ो। वैसे कुणाल जी और तुषार जी दोनों ही काम ढूंढने के लिए निकले थे, अभी तक घर नहीं लौटे। आने वाले होंगे, बेचारे भूखे प्यासे गए हैं। उन्हें तो आते ही भूख लगेगी। घर में कुछ भी ना देखकर उनका तो चेहरा ही उतर जाएगा। वो दोनों इतना बोल ही रही थी कि तभी कुणाल और तुषार दोनों थकी हुई हालत में घर लौटते हैं। उनके हाथों में लंगर की थालियां होती हैं जिसमें पूरी आलू की सब्जी होती है। अरे तुम लोग आ गए, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और ये लंगर कहाँ से ले आए तुम? रास्ते से जब आ रहे थे तो बहुत जोरों से भूख लगी थी। मंदिर पर हमें लंगर दिखा तो हम लोग लाइन में लग गए। पहले हमने खाया, फिर तुम्हारे लिए लेकर आ गए। घर में तो शायद राशन नहीं होगा ना? घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है। चलो अच्छा है आप लोग बाहर से खाकर आ गए हो, बहुत जोरों से भूख लगी है हमें भी। अंशिका, सुरभि और प्रज्ञा तीनों बहू मिलकर विनोद के लिए थोड़ा सा रख देती हैं और बाकी खुद खा लेती हैं। शाम को जब विनोद घर आता है तो उसका भी चेहरा थोड़ा निराश भरा होता है। अरे आप आ गए? आज काम पर से आने में काफी देरी हो गई। शायद आपका काम आज ज्यादा था। अब क्या बताऊं तुम्हें, मालिक तो ये चाहता है कि फ्रेशर्स लोगों को आने के बाद सिखाया भी हमारे द्वारा ही जाए। एक तो अपना काम भी करो और ऊपर से उन फ्रेशर्स को सिखाओ, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, ऐसे ही काम भी नहीं किया जा सकता। अगर आपके यहाँ वैकेंसी है तो अपने भाइयों को ही लगा दो। वैकेंसी है लेकिन मालिक हमारी डिफरेंस से नहीं रख रहा। भैया, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम माँ को बता दें। जब से माँ बाहर गई है तब से उन्हें हमारी हालत ऐसी हो गई है, बयां करने लायक नहीं है। अब तक तो मैं माँ से झूठ बोलता रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि उन्हें बताना ही पड़ेगा कि हम लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आज मैं भी यही सोच रही थी कि जब आप आओगे तो मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। देखो, माँ जी को हमें बताना चाहिए कि हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन किस मुंह से बताएंगे हम तीनों? माँ तो सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में, लेकिन हम उनके पढ़े लिखे बेटे जो आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं कर पाए। ये बेइज्जती वाली बात है। आप ऐसा मत सोचो, बिल्कुल मुश्किल घड़ी में अपने ही तो काम आते हैं और उनका हक है हमारी परेशानियों को जानने का। आखिर हमारी सास और आपकी माँ है वो। इस तरह तीनों बेटे मिलकर विदेश में अपनी माँ को फोन मिलाते हैं और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद विदेश से उनकी माँ उर्फ बहुओं की सास उनके लिए वापस गांव आती है, लेकिन मनोरमा के गांव वापस लौटने के बाद। ओह माय गॉड, ये गांव अभी भी वैसा का वैसा ही है। गंदी बदबू, चारों तरफ कीचड़ और गाय बकरी की बदबू। अब मुझे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। गांव के कुछ लोग जब मनोरमा को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मनोरमा ने विदेशी लुक में कपड़े पहने होते हैं, शॉर्ट ड्रेस, जिन्हें देखकर कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं, अरे देखो जरा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही फैशनेबल होती जा रही हैं, अपने कलर के बारे में सोचते ही नहीं। मनोरमा लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और वो चश्मा लगाकर अपने घर ही आ जाती है। विनोद, तुषार, कुणाल, कहाँ हो तुम तीनों? मनोरमा जैसे ही आंगन में खड़ी होकर अपने बेटों को आवाज लगाती है, बेटों के साथ उनकी पत्नियां भी बाहर आती हैं। तीनों संस्कारी बहू अपने सामने अपनी मॉडर्न छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम सास को देखते ही हैरान हो जाती हैं। कहीं जो मैं देख रही हूँ वो कोई सपना तो नहीं? क्या ये हमारी सास है? अगर ये हमारी सास है तो इन्होंने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? माँ जी को देखकर तो मुझे ही शर्म आ रही है। इतने छोटे कपड़े उन्होंने पहन कैसे लिए? ऐसे कपड़े पहनकर माँ जी पूरे गांव में चलती हुई आई हैं। ये भगवान, इज्जत की लाज भी नहीं रखी उन्होंने हमारी। तीनों बहू एक साथ अपना घूंघट निकालती हैं और अपनी सास के पैरों को छूती हैं। उन्हें अपने पैर छूते हुए देख मनोरमा को थोड़ा अटपटा सा लगता है। व्हाट रबिश, तुम तीनों ये क्या कर रही हो? और ये जमाना पैर छूने का नहीं, गले मिलने का है। आओ मेरे गले लगो। गले लगकर ही मुलाकात की जाती है। मनोरमा बहुत प्यार से अपनी तीनों बहू को गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे गले नहीं लगाती। नहीं माँ जी, आप क्या कर रही हो? हम आपकी बराबरी करने के लायक नहीं हैं। माँ जी, हम आपकी बहू हैं, हमारे संस्कारों को ऐसा शोभा नहीं देता। हे भगवान, तुम लोग तो जरूरत से ज्यादा ही कुछ संस्कारी हो रही हो। खैर छोड़ो, मुझे आराम करने के लिए मेरा रूम चाहिए। तुमने मेरा रूम तो साफ कर दिया था कि नहीं? जी माँ जी, कर दिया था।
अच्छा सुनो, ये बार बार मुझे माँ जी मत बोलो, तुम मुझे मम्मी बोल सकती हो, ये थोड़ा कैजुअल लगता है। मनोरमा की बातों से सभी हैरान हो चुके थे। आखिर मनोरमा का परिवार इतना गरीब और वो इतनी मॉडर्न और वीआईपी जगह में रहने वाली क्यों थी, और उसे देखकर तीनों बहू उसे मन ही मन बेशर्म क्यों कह रही थी। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओहो, छुट्टी का टाइम हो गया है, लगता है किसी ने स्कूल की घंटी नहीं बजाई, मुझे बजा देनी चाहिए। मनोरमा स्कूल की घंटी बजा देती है, जिसके बाद सभी बच्चे अपने क्लासरूम से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। मनोरमा सरकारी स्कूल की टीचर थी, वो सभी को इंग्लिश पढ़ाया करती थी। साथ के साथ वो विदेश जाने की प्लानिंग भी कर रही थी, इसलिए उसने कई जगह ऑनलाइन फॉर्म भी भरे हुए थे। एक दिन वो अपने घर पर पूजा करते हुए भगवान से कहती है, ये भगवान बस एक बार मुझे विदेश भेज दो, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। विदेश चली जाऊंगी तो मेरे बेटों को किसी चीज की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। मनोरमा भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके घर के बाहर एक कोरियर वाला आता है। अरे मैडम, आपके लिए पार्सल आया है, जरा इसे रिसीव कर लीजिए। अच्छा, मेरे लिए पार्सल आया है, रुको अभी देखती हूँ। मनोरमा पार्सल रिसीव कर लेती है और उसे खोलकर देखती है। उसमें एक लेटर लिखा होता है। उस लेटर में उसे विदेश की कंट्री में इंग्लिश लेक्चरर की जॉब मिलती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फाइनली मुझे विदेश में जॉब मिल गई। तभी मनोरमा के तीनों बेटे और तीनों बहू उनकी ये खुशी देखकर उनसे पूछते हैं, क्या बात है माँ जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है, अब मैं वहीं पर जाऊंगी और रहूंगी। मेरे तीनों बेटे यहीं पर रहकर अपना खुद का बिजनेस कर लेंगे। मनोरमा के जाने पर सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मनोरमा ने विदेश जाने का बहुत पहले से सपना देखा हुआ था। लेकिन विदेश जाकर मनोरमा बिल्कुल विदेशी जैसी हो जाती है। वहां का रहन सहन और तौर तरीके वो अपनी असल जिंदगी में अपना लेती है। जब वो वहां से वापस आती है, जरा देख हमारी बेशर्म सास को कैसे कपड़े पहन कर आई हैं। अरे पूरे गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर माँ जी इस तरह के छोटे कपड़े पहनेंगी तो। माँ जी को हमारे जैसे ही सादा साड़ी और बिना मेकअप के रहना चाहिए। वैसे भी अब पिताजी नहीं है तो माँ जी मेकअप किस लिए करती हैं? ये उनकी इज्जत के लिए सही नहीं है। तीनों बहू मिलकर अपनी सास के कमरे में आती हैं। माँ जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो डॉटर इन लॉज, क्या बात है? माँ जी, आपको पता तो होगा कि ये गांव है और हमें ऐसा लगता है कि आपका जो पहनावा है वो इस गांव के हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, आप हमारी सास हो, आपको सादे और सिंपल तरह के कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। ये भगवान, ये मेरी जिंदगी है, इसे कैसे चलाना है, ये क्या करना है, ये मैं जानती हूँ, तुम नहीं। और बोलने दो, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। बेशरम सास के आने के बाद से घर के अंदर थोड़ा माहौल बदलने लगता है। गरीबी जैसे मानो धीरे धीरे खत्म हो रही हो। मनोरमा एक माँ होने के नाते घर की सारी चीजों को ठीक कर रही होती है। अब घर में परेशानी तो नहीं है, लेकिन तीनों बहू को बेशरम सास की वजह से काफी कुछ सुनना पड़ता है। एक दिन तीनों बहू बाजार से सब्जियां लेने जाती हैं। अरे देखो जरा पूनम, ये तो सुरभि, प्रज्ञा और अंशिका है। जरा उनकी सास को देखा तुमने? अभी आई है विदेश से, वहाँ पर टीचर का काम करती है, लेकिन देखो पहनावा जरा उसका। आजकल की जवान लड़कियां क्या सीखेंगी उनसे? अरे इतना ही मॉडल बनने का शौक है तो अपने विदेश में ही रहना चाहिए था ना, यहाँ क्या करने आई हैं? ये सारी बातें सुनकर तीनों बहू घर आने के बाद अपनी सास को समझाती हैं। देखो, मेरी जिंदगी पर बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मनोरमा की ऐसी बात सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। अगले 2 दिन बाद मनोरमा शॉर्ट ड्रेस पहनकर हाथ में फाइल लेकर किसी काम से बाहर जा रही होती है। बाहर आते ही कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी कर देते हैं। भाई शर्मा, थोड़ी सी शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ जैसी होती तो माँ जैसे कपड़े भी तो पहनती। तुम तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हो, हमारी माँ तो ऐसी नहीं है। अरे कालिया, काहे इतनी तकलीफ दे रहा है आंटी जी को? ये तो हमारी सेक्सी आंटी हैं, विदेश से आई हैं। शायद इन्होंने अमृत चख रखा है, तभी तो आज भी इतनी जवान है। वैसे भी इन्होंने बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर रखी हैं, थोड़ा हम भी कर देते हैं। दोनों गुंडों की ये सारी बातें सुनकर बेशरम सास मनोरमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो किसी तरह वापस घर आती है और आते ही रोने लगती है। तुम तीनों ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह ऐसे कपड़े पहनने की नहीं है। 4 किताबें आते ही मैंने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया, जबकि हमारी संस्कृति तो कुछ और ही सिखाती है। मनोरमा अपने छोटे कपड़े चेंज करके अपने पुराने रूप में आकर साड़ी पहन लेती है।
तीनों बहू को उनकी साड़ी में बहुत सुंदर वो लगती हैं। वो तीनों अपनी सास से बहुत सारी बातें करती हैं और उन्हें ऐसे ही रहने के लिए कहती हैं। इसी के चलते बेशरम सास का पहनावा और तरीका सब बदल जाता है और वो अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेरे दोस्तों, ये तो थी स्टोरी। आप बताएं, क्या रियल लाइफ में ऐसे ही छोटे कपड़ों को बुरा बताना सही है या गलत? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।